करते हैं। ओके, हिमांशु पांडे में कुछ डाउट हुआ आप लोगों को होमवर्क में? ओइशी, भव्या, बताइए। सर हिमांशु पांडे में क्या कुछ कुछ आंसर्स गलत है? कुछ कुछ आंसर्स गलत है, लेकिन वो कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। किसका आंसर मैच नहीं हुआ बताइए? सर 2-3 क्वेश्चन के मैच नहीं हो रहे थे। अच्छा, कौन कौन सा? सेकंड। निकाल लो जो भी डाउट है। रिया, आपका होमवर्क अभी तक आया नहीं है? सॉरी, कौन है? अमीशा, आपका होमवर्क अभी आया नहीं है? हाँ सर, वो सेकंड चैप्टर का थोड़ा बाकी है। इतना टाइम दिया था फिर भी ये बाकी है। अभी हम फिर कैसे डिस्कस करें? आप लोगों ने तो भेजा ही नहीं। अभी इशू का भी बाकी है, आपका भी बाकी है, अभी वैष्णवी का भी पता नहीं, सोल्यूशन आया नहीं है। सर चैप्टर नंबर 9 मतलब एरोमेटिक से था एक 9 नंबर क्वेश्चन। तो हम डिस्कस कैसे करें? आप लोगों ने तो अभी तक कुछ बहुत लोगों ने किया नहीं, तो ओके ठीक है, आप लोग एक बार इसको फिनिश करिए। हम लोग क्लास थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं, ठीक है? तो 9 o'clock विल स्टार्ट, ठीक है? 9 o'clock तक सब लोग करके भेजिए होमवर्क। इसका भी मतलब सर हाँ, मेरा क्लास है 9 o'clock। हाँ भव्या, सर मेरा क्लास 8 बजे से है। 8 बजे से कितने बजे तक? 8 से 10। 10? बाप रे। ओके, तो क्या करें हम? आप लोग बाकी लोग होमवर्क क्यों नहीं किए? भेजना चाहिए था ना। 2 दिन का टाइम था, इसमें आपसे 25-30 सवाल नहीं हो रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? तो क्या हैबिट बन गया मतलब होमवर्क टाइम पे नहीं करने का? हर क्लास में हम थोड़ी डांट सकते हैं इतना। तो थोड़ा करिए, सीरियस बनिए, ऐसे नहीं होगा। सी दिस इज नॉट क्लास 10th, 8 9 10th के बच्चे नहीं है आप लोग की मतलब टीचर डांट के होमवर्क कराएंगे, बैठा के इधर कराएंगे होमवर्क। तो वो थोड़ा सीरियस होना चाहिए, मैच्योरिटी लाइए अपने में। 12th में आ गए, अभी 5-6 महीने बाद आपका मेंस है, होमवर्क करने के लिए बताना पड़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ये हम कैसे डिस्कस करें? जो स्टूडेंट्स करके आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स करके नहीं आए हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है आपका। तो ये 11th का टॉपिक्स है, इसमें इतना डाउट है आपको? सर बोलिए। सर चैप्टर 9 exercise 2 24th question. Chapter 9. Chapter 9 was that aromatic compounds, right? Yes. Exercise 2. tell the page number. 603. So one second, I'll open the PDF.
पेज नंबर 603. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24. 603 पे तो कुछ और है इधर. ओ रिटर्न में 603. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. Sir, here the pairs of anti-aromatic will be A and C, na? Which of the following pairs are anti-aromatic? This is anti-aromatic. This is anti-aromatic. This is anti-aromatic. This is non-aromatic. यहाँ पे complete conjugation नहीं हो रहा है ना. देखो, this is just like sp3 hybridized carbon. यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, this is not going to allow the conjugation to happen. Conjugation जो भी होगा यहाँ से यहाँ ही होगा. ठीक है. Okay, sir. Okay. Sir, so the answer will be B and D. Answer will be अच्छा है, इधर भी देखना है ना. These are also anti-aromatic, तो B हो जाएगा, D हो जाएगा. ठीक है, B और D will be the answer. सर बट आंसर तो ABC है. ABC है, तो आंसर गलत है. ठीक है. क्योंकि ये हमारा एंटी एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉन एरोमेटिक. ठीक है. और हाँ ये भी सर. हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक है. आंसर विल बी B and D. ठीक है. हाँ सर, इसमें बहुत सारे मतलब आंसर्स गलत आ रहे थे. अच्छा, तो कंफर्म कर लो उसको एक बार. ठीक है. ओके, एक मिनट, हम निकालते हैं पहले होमवर्क क्या था आप लोगों का. Which all questions were there? Okay. So this was the homework, right? इसका क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. चलो ठीक है, ऐसे ही चलेगा. Should I do something else? ओके. सो पहले जीओसी से हम लोग डिस्कस करते हैं. जीओसी लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 51 to 100. एनी डाउट? GOC, this is level 2. Question number 51 to. Okay. इसमें कुछ डाउट है आपको? भव्या, ओइशी, प्रिया, किसी का आंसर मैच नहीं किया? 53. Yes. Which of the following anion is most stabilized? ठीक है. आप में से होमवर्क करके भेजा है सिर्फ भव्या, ओइशी एंड रिया ने. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, आई एम रिमूविंग देम फ्रॉम द क्लास. आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है. और फिर टिल द टाइम योर सबमिशन इज डन, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू इन क्लास. ठीक है. तो जाओ होमवर्क करो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अटेंड द क्लासेस.
Anyone has to say anything? तो just finish up your homework और क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। Okay, question number 53, right? 53. Which of the following anions is the most stable? तो यहाँ पे आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के किसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो अनायन है, दिस इज इन कंजुगेशन विथ 1 डबल बॉन्ड, दिस इज इन कंजुगेशन विथ 2 डबल बॉन्ड्स एंड दिस इज इन कंजुगेशन विथ 3 डबल बॉन्ड्स। तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, राइट। ठीक है, समझ में आया? किसका डाउट था ये? सर मेरा भव्य। ओके, क्लियर है आपको? हाँ सर। सर शायद आंसर कुछ और था, मैं देख रही हूँ। आंसर मेरे पास है। GOC लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, तो ऐसे ही है आंसर। ओके सर, ठीक। और बताओ। 57 उसके करके क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें आपको क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इन सब की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सारे जो हमारे इफेक्ट्स, जो एक्स्ट्रा जो ग्रुप्स हैं, उनके इफेक्ट्स को हम एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। तो OH कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, बताओ किसका डाउट है ये? हेलो, ये डाउट किसका है? सर रिया। रिया, ओके रिया आप बताइए, OH इसमें से कौन कौन सा ग्रुप, कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I and प्लस आर, ठीक है। रेजोनेंस से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और इंडक्टिव इफेक्ट से ये लेगा क्योंकि इसके पास दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होंगे? इसकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो -I लगाएगा ये, ठीक है। और फिर इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो देगा, तो +R लगाएगा। समझ में आया? कभी भी अगर डबल बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन में लोन पेयर हो, ठीक है, दिस कंपाउंड और दिस कंपाउंड और दिस कंपाउंड और these कंपाउंड्स, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स हमारे क्या शो करेंगे, +R, मतलब रेजोनेंस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ, या फिर कार्बोनाइल ग्रुप हो जाए, या फिर ईस्टर ग्रुप हो जाए, ठीक है। तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ, ऑल ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ -R। बात समझ में आई सबको? ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू प्रोसीड। तो अब नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो दैट इज गोइंग टू शो +R। NO2 क्या क्या शो करेगा, बताओ रिया? -R। -I and -R, ठीक है। ओके, अब हम लोग दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है उसको एनालाइज करेंगे। तो इन दोनों में रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, इन दोनों में रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, इन दोनों में भी रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। ओके, तो रेजोनेंस से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या करेगा, ये स्टेबल बना रहा है कि अनस्टेबल, बोलो रिया? हेलो रिया, कैन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हमने पूछा स्टेबल कैसे बनाएगा, बताओ? इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डेल्टा प्लस देगा ना, तो प्लस को और इंटेंसिफाई कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है ना, ठीक है।
इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है। अगर पहले से उस पे पॉजिटिव है तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया, चीज हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पे डेल्टा प्लस जो इंड्यूस हो रहा है उसके कारण उसका चार्ज क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। तो उस चीज में, उस केस में क्या हो रहा है, स्टेबल बना रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये चीज हमारा क्या हुआ, अनस्टेबल बनाएगा। तो सबसे अनस्टेबल हमारा एस हो गया। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से ये खराब कर रहा है, प्लस आर। ओके, अब ये दोनों रेजोनेंस से दे रहा है, तो पी और आर हमारा क्या हो गया, बेस्ट हो गया। और इसमें कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट है ही नहीं, तो ये हमारा बीच में हो गया। ये ऑर्डर समझ में आया आपको रिया? बोलिए, हेलो। ओके, देन अब पी और आर के बीच आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो पी और आर के बीच हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो रेजोनेंस का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट का एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा होता है हमारा NR2, उसके बाद होता है NH2, उसके बाद होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इससे भी ऊपर आता है हमारा O-। ठीक है, उसके बाद आता है ये सब, उसके बाद हमारा क्या आता है, OH। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है N C डबल बॉन्ड O, इस तरह से करके। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन दोनों में अब हम देखेंगे रेजोनेंस किस में ज्यादा हो रहा है। प्लस आर दोनों में हो रहा है, लेकिन किस में ज्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे देखो रिया, ये जो क्वेश्चन है नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ठीक है, सो इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग ऑल्सो, एंड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? तो उसके कारण क्या होगा, इसका लोन पेयर इस तरफ उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि दो तरफ बटा हुआ है हमारा लोन पेयर। बात समझ में आई? हेलो, इज इट क्लियर रिया? हाँ समझ में सर। आया? हाँ, तो यहाँ पे इस केस में वैसा कुछ नहीं है। इस केस में एक ही डायरेक्शन में हमारा लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेजोनेंस अच्छा होगा पी के केस में। ठीक है, तो पी के केस में अगर रेजोनेंस अच्छा होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, सो इट विल बी मोस्ट स्टेबल। देन देयर विल बी आर, देन देयर विल बी क्यू, देन देयर विल बी एस। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो क्विकली नोट इट डाउन। सर, हाँ बोलिए। sir, can we explain it like it has two lone pairs and that has one? Like नो P नो has नो two नो lone. नो नो नो, दैट इज नॉट द Okay, sir. थिंग। वहां पे OH, तो इसमें फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ठीक है, तो आपको कायदे से क्या लगेगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा होता है, कि अगर आप इस पे रेजोनेंस कराओ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस कराओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो जस्ट नोट दिस थिंग्स डाउन, इसको अपने टर्म्स में लिख लो सब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सबको आप नोट करते चलो। ठीक है, नहीं तो रिवीजन के टाइम आपको बस ये, अगर आपने बस ये नोट किया है तो आपको इसके पीछे की स्टोरी पूरा पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इलेबोरेटली व्हाटएवर अमाउंट, व्हाटएवर टाइम यू टेक, उसको अच्छे से सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करके लिख लो। ठीक है, एक एक फैक्टर हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं। जब हो जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, क्लियर करें इसको। हेलो रिया, इट इज डन।
यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फ्रॉम 58 59 एनीवन? 63. 63। ओके, 63 के पहले किसी को कुछ डाउट नहीं है? Sir, 60th question. 60, ओके, 60 एंड 63, बाकी 61 62 हो गया। बोलो यस सर और नो सर। हाँ सर. Yes. अच्छा, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। 60 में आपको क्या करना है? अच्छा, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, राइट? तो ये तो इजी है। आप देखो इस केस में क्या है, हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस केस में क्या है, हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव प्लस H, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या होगा इस केस में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद फिर इस केस में क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और सबसे खराब हमारा ये वाला केस होगा, दिस विल बी द वर्स्ट प्लस H। बात समझ में आ रही है कोई? Yes. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी द बेस्ट। सबसे अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, देन Q, देन R, देन S। P विल बी द आंसर, ठीक है। Yes. और बताओ क्वेश्चन नंबर 63, इसके पीछे कुछ डाउट नहीं है? बोलो। नहीं ओके, सर. चलो 63 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ओके, तो यहाँ पे आपके अनायंस है, ठीक है। इन तीनों अनायंस में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे ये क्या है, 63, मेरे को लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगा कुछ। 63 टाइपिंग मिस्टेक है। ओके चलो, 63 में क्या है, आपके पास अनायंस है। ओके, तो आपको ये CN ग्रुप का इफेक्ट जो है, ये बेसिकली आपको एनालाइज करना है, ठीक है। ये भव्या आपका डाउट है ये? हाँ सर. ओके, तो CN क्या क्या करेगा, कौन कौन सा इफेक्ट माइनस लगाएगा? R -R एंड और माइनस I. -I, ठीक है, दोनों तरफ से ले रहा है। ओके, -R कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होता है? सर ऑर्थो पैरा. ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो मतलब ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई खींच रहा है तो क्या कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिवली डेल्टा प्लस इंड्यूस कर रहा है, राइट? यस सर. तो ऑर्थो पैरा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन एक्स, हम लोग लिख सकते हैं एक्स मतलब जिसमें कुछ नहीं लगा है, ठीक है। और फिर ऑर्थो और पैरा में अब अगले फैक्टर पे चलेंगे, क्योंकि इस दोनों में रेजोनेंस इक्वली इफेक्टिव है। तो अगला फैक्टर क्या है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट। और बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच वन विल बी बेटर, O और P? O. O विल बी बेटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी P, then R, then Q, then S, P R Q S C, ठीक है। 63C करेक्ट। समझ में आया? हाँ सर. आपको इसमें डाउट क्या था भव्या? सर पता नहीं, उस समय आंसर आया नहीं था. चलो ठीक है, ओके, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 to 67, एनी डाउट? 65 में है, वहाँ पे 65, एनायन है तो हम्म, ऑर्डर तो उल्टा होना चाहिए ना, जो पहला वाला क्वेश्चन से. नहीं, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इस केस में सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें क्या है, डेल्टा माइनस सबसे ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, माइनस चार्ज, अनस्टेबल हो जाएगा. तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। S सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सर एक भी ऑप्शन नहीं है लेकिन. ओके, इसमें क्या करेंगे फिर?
ओके, ये हम फिर देख के बताएंगे आपको, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, इसको देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 67. 67। Sir, बोलिए। sir, why can't we compare inductive effect only in the 60th question? In the 68, 60. Yes, sir. Because in that case hyperconjugation dominates over this inductive effect. Oh, okay, sir. हाँ. Okay. 67 आपका डाउट है, हो गया? हाँ सर. ओके, 67 में अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, आपने वो क्लास अटेंड किया है? मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है। हाँ सर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, अनइक्वल चार्जेस दूर मतलब पास पास होने चाहिए और इक्वल दूर होने चाहिए। अच्छा, नहीं, एक्चुअली ये सब रूल्स एप्लीकेबल है, मतलब अलग अलग केस में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम पढ़ा देते हैं आपको, एक मिनट वेट करिए। तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। आपने जो बोला वो करेक्ट है, लेकिन हर रूल को हम हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। एक पार्टिकुलर ऑर्डर में ही हम लोग फॉलो करेंगे सारे रूल्स को, तो उससे हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दिस डिस्कशन इज अबाउट कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ resonating structures, ठीक है। तो अभी हम कुछ रूल्स बताएंगे और उस रूल्स को हम लोग उसी ऑर्डर में फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है रूल 1। रूल 1 क्या कहता है? तो हमारा अगर कोई अनचार्ज्ड हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। So uncharged resonating structure is more stable than charged one. तो पहला रूल हमारा क्या है? Uncharged resonating structure is more stable than charged one. ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। This is more stable than this resonating structure is more stable than this thing, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक रूल है आपका, सबसे पहला रूल है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल 2। रूल 2 हमारा क्या है? अब रूल 2 पे हम लोग तब जाएंगे जब रूल 1 से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, या तो दोनों ही चार्ज है या तो दोनों ही अनचार्ज है, उनको आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो दिस इज द सेकंड रूल, रूल नंबर 2। यहाँ पे आप तब जाएंगे जब रूल नंबर 1 इज फेलिंग, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो दो हमारा क्या है? तो हमारे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें क्या है, दोनों का चार्ज, दोनों ही चार्ज है, ठीक है। ऐसा हमने एग्जांपल लिया, तो उसमें फिर हम लोग रूल नंबर 2 लगाएंगे कि जिस चार्ज स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, दैट विल बी मोर स्टेबल देन the one that is having incomplete octet. For example, this will be more stable than this. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो, पॉइंट से बोलिए। हाँ, हमने बोला अगर रूल नंबर, if using rule number 1 you cannot decide which is going to be the most stable, then you come to this rule number 2. rule number 2 में हम क्या करते हैं? ऑक्टेट चेक करते हैं। तो अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, that is going to be more stable than the one in which there is having incomplete octet, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड में आप देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, 4 कार्बन का भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन के भी एक लोन पेयर है इसका ऑक्सीजन का, और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में, तो सारे ऑक्टेट सेटिस्फाइड है इसमें हर एक का, ठीक है। इसमें
इसका सेटिस्फाइड है, इस कार्बन का सेटिस्फाइड नहीं है, नोटिस करो, ठीक है। दिस कार्बन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है आपको रिया? हेलो हेलो रिया, कैन यू हियर मी? हाँ, तो इसीलिए हमारे ये वाला क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ओके, अगर रूल 2 से भी कुछ डिसाइड नहीं होता है, मतलब दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें दोनों का ही ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तब हम लोग फिर रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दो अनायंस हैं, ठीक है। वन इज दिस अनायन एंड वन इज दिस अनायन, ठीक है। तो इन दोनों में ही देखो ऑक्टेट पूरे का कंप्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, कार्बन का भी यहाँ पे कार्बन आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्बोकटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। दिख रहा है सबको? हाँ सर। This is complete, this is also complete, this is also complete and this is also complete। मतलब रूल नंबर 2 से हम लोग अब डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग रूल नंबर 3 पे आएंगे। रूल नंबर 3 पे क्या कहता है कि जिसपे भी नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे मोर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, नोटिस करो रूल नंबर 3 आप रूल नंबर 2 के पहले नहीं लगा सकते। अगर आपने रूल नंबर 3 को इस कंपाउंड पे लगा दिया कि इसमें तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल बनाएगा, तो ये कम स्टेबल होगा, तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में समझना है हम लोग को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन लास्ट और फाइनल रूल है हमारा रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 4 है, अगर रूल नंबर 3 से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम एटम पे, ठीक है, सेम एटम हैज नेगेटिव चार्ज इन बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये केस आपका कैसा हो गया कि दो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों के ऊपर क्या है, सेम एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसका भी आप एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे जैसे क्लोरीन क्लोरीन एंड माइनस डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, क्लोरीन क्लोरीन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 1 से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि रूल नंबर 1 के हिसाब से चार्ज इज अनस्टेबल देन अनचार्ज, और यहाँ पे दोनों ही चार्ज है। रूल नंबर 2 से हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। रूल नंबर 3 से भी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, इस केस में फिर हम लोग बाकी फैक्टर्स को देखना शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी फैक्टर्स मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और या फिर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और मतलब इसके आसपास के जो ग्रुप्स हैं, नेबरिंग ग्रुप्स, उनके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के पास वाले एलिमेंट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इस पे डेल्टा प्लस देगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर क्लोरीन बहुत दूर है तो इस पे डेल्टा प्लस बहुत कम होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर ये हमने कल जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो आपसे हो जाना चाहिए।
अच्छा ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो हम फिर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, इसको आप क्या करो, ट्राई करो, फिर हम लास्ट में एक मास्टर क्वेश्चन देंगे वो आप करना, ठीक है। तो सब में आपको ये करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है आपके इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। पहला कंपाउंड है आपका ठीक है, हम ज्यादा टफ नहीं दे रहे हैं, हम 2-3 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट करते चलो, ठीक है, जल्दी से। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये चारों में जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर आपने जो लास्ट पॉइंट बताया उसमें क्या सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, रेजोनेंस नहीं देख सकते? रेजोनेंस भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें रेजोनेंस आप देखो दोनों में बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सब पे केस में ही ऐसा होगा? नहीं, उस केस में रेजोनेंस हम लोग नहीं देखते जनरली, क्योंकि रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसी पर्टिकुलर फॉर्म में ये चीज कितना स्टेबल है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन और अगल बगल के ग्रुप्स का देखते हैं, ठीक है। ओके सर। तो इसको एक बार ट्राई करो जल्दी से, तब तक हम वो कल वाला क्वेश्चन निकालते हैं। हो गया? हेलो? हाँ सर। हाँ, पहले वाले का कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला ही। पहला वाला, ठीक है। सेकंड वाले में? पहला वाला। पहला वाला, ठीक है। थर्ड वाले में? सेकंड। सेकंड। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लो, ठीक है। सल्फर के केस में वो थर्ड रूल हमारा वायलेट हो जाता है। सल्फर के केस में अगर S माइनस हो तो दिस इज मोर स्टेबल देन O माइनस, एक्सेप्शन टू रूल 3, ठीक है। बस ये सल्फर का ही एक एक्सेप्शन मेरे को मिला है, बाकी किसी कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सल्फर क्या होता है, ये नीचे वाले ग्रुप में आता है, ये हमारे थर्ड पीरियड में आता है, और ये क्या होता है, सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है। तो सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज हमारा ज्यादा फैला हुआ रहता है, तो इसीलिए दिस इज मोर स्टेबल देन O माइनस, ठीक है। तभी तो आप लोग नोटिस करो, ये H2S हमारा क्या होता है, दिस इज अ बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू H2O। बात समझ में आ रही है? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सल्फर बेटर हो जाएगा, और लास्ट वाले में पहला वाला। पहला वाला। वाला, करेक्ट।
सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके, तो अब अगला क्वेश्चन अगर हम जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है, ठीक है? तो इसको ट्राई करिए आप लोग। दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने कर लिया तो फिर रेजोनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कर सकते हैं। दिस वन आपके शीट में ही है, आपको होमवर्क मिला था। सब करके मेरे को चैट में ऑर्डर लिख के भेजो, ठीक है? ए ग्रेटर देन बी, जो भी है। हेलो, हुआ ये क्वेश्चन? बोलो भाल को। हेलो, एम आई ऑडिबल? हो गया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा गलत है आपका भाग्य, लास्ट 3 में गलत है। ओइशी हुआ आपका? Yes, sir. Send it.
करेक्ट. Bhavya has answered correctly. ओइशी ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया. ओके रिया, आप जल्दी से भेजिए अपना आंसर. सर नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारे रूल्स के हिसाब से चलेंगे. रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता था, बोलो रिया. क्या सर? रूल नंबर 1 अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का लिखा ना हम लोगों ने रूल्स. रूल नंबर 1 क्या था? Uncharged resonating structure is more stable than charged. हाँ, तो अनचार्ज इन पांचों में से कौन है? First. फर्स्ट. तो A इज मोर स्टेबल देन बाकी B, C, D, E. ठीक है, तो रूल नंबर 1 से ये कंक्लूड किया हम लोगों ने. ठीक है, अब बाकी के बीच रूल नंबर 1 नहीं लगा सकते कि ऑल ऑफ दीज आर चार्ज्ड, तो फिर हम लोग किस पे जाएंगे, रूल 2 पे. फिर ये आप बताओ रूल नंबर 2 क्या था? A complete octet. कंप्लीट ऑक्टेट. तो इन सारे में कंप्लीट ऑक्टेट किस में हो रहा है? B C D में, B C D E. इनमें कंप्लीट ऑक्टेट किस में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट किस में है? रिया विल टेल. ठीक है, बाकी लोग मत बताओ. CPP केशव का. सर C और D में complete octet है. C और D में कंप्लीट ऑक्टेट है. गुड. और बाकी B और E में? D में भी complete. किसमें? B में कंप्लीट है या E में कंप्लीट है? E में. E में कंप्लीट है. Yes sir. E. ओके, B में कंप्लीट नहीं है. नहीं सर. हाँ, कौन? ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है भाई B में. ओ. किसका इनकम्प्लीट है, कौन सा एलिमेंट का? ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये सब चीज आप प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा. ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दैट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज कंप्लीट. ठीक है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो दैट इज कंप्लीट. सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर या फिर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है दैट इज आल्सो कंप्लीट. ठीक है, तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर से आ जाएगा. तो ये कार्बोकटायन है, यहाँ पे कार्बोकटायन में क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये चीज पता चल गया. ठीक है, तो पहले से हमको A ग्रेटर देन ये पता था, तो अब हमारा ऑर्डर यहाँ तक आ चुका है. ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं रूल नंबर 3 पे. रिया बताइए रूल नंबर 3 क्या था? Negative charge on more electronegative. हाँ, तो बाकी जो ऑर्डर है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इन तीनों में हम अब ऑक्टेट वाले से वेरीफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑक्टेट तीनों का कंप्लीट है. ठीक है, तो इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे. तो स्ट्रक्चर नंबर C, D एंड E, मतलब ये नीचे वाले तीनों, इसमें बताओ आप कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन पे तो तीनों ही केस में क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, अब इस जगह कार्बन पे नेगेटिव है, इस जगह कार्बन पे नेगेटिव है, इस जगह नाइट्रोजन पे नेगेटिव है. तो कौन बेस्ट होगा इन तीनों में? D. D. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो D बेटर हो गया इन कंपैरिजन टू C और E. फिर C और E को कैसे कंपेयर करेंगे? C और E में देखो आप, अब C और E में रूल नंबर 3 भी फेल कर रहा है, क्योंकि रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या है, रूल नंबर 3 कभी तभी तक वैलिड होगा जब यहाँ पे क्या हो, सेम एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. लेकिन C और E में क्या है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन के ऊपर, तो इसमें क्या लगाएंगे, रूल 4 लगाएंगे. रूल 4 क्या था रिया? The same atom has negative charge in both the resonating structures. हाँ, तो उसमें कैसे कंपेयर करते हैं? So inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो नेगेटिव है ये क्लोरीन के पास है तो डेल्टा प्लस इस पे ज्यादा होगा. ये क्लोरीन से दूर है तो इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस कम होगा. तो ये वाला हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल की कम, E वाला.
ज्यादा स्टेबल। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, फिर हम लोग वापस आते हैं आपके वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो एक काम करो, इसको नोट कर लो आप लोग, या फिर फोटो ले लो जल्दी से। ठीक है, क्लियर करें इसको। यस सर। ओके, देन हाँ, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था 67 नंबर। तो अब एक बार फिर आप भव्य इसको ट्राई करना। ठीक है, आपसे हो जाएगा। ओके ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, 70, 71। एनी डाउट? सर 69। 69। ओ 69, इट इज लिटिल फैक्चुअल। ठीक है, ये आपको कल बताया था आई थिंक लास्ट क्लास में हमने, इसको याद रखने के लिए। HCOOH is better than PHCOOH, this is better than CH3COH। ठीक है, ये आप याद रखो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन उतना ऑब्वियस नहीं है। हमने बोला था, हालांकि थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन किया था कि पीएच क्या होता है, प्लस आर माइनस आर दोनों लगाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या होगा पता नहीं इसमें क्या होता है। एक मिनट, हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? हाँ, ये CH3 इधर से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, तो अनायन हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इस केस में हमारा पीएच कभी लेता भी है कभी देता भी है, तो इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। हाइड्रोजन का भी इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज अ बेटर एसिड देन बेंजोइक एसिड। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बोलो। Sir, 70th question. 70, which of the following has lowest pKa? तो lowest pKa means highest Ka। ठीक है, और हाईएस्ट Ka किसका होगा? जो बेस्ट एसिड हो। ठीक है, बेस्ट एसिड कौन होगा? जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो सबका आप रिस्पेक्टिव अनायंस बना लो। यहाँ पे माइनस डाल दो, H हटा के माइनस लगा दो, H हटा के यहाँ पे माइनस लगा दो, H हटा के यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, दिस विल बी बेटर देन दिस वन, क्योंकि थोड़ा दूर है ये। ठीक है, और इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, दिस वन विल बी बेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है। अब इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे NO2 है, एक ही ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो D विल बी बेटर। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. इसको क्लियर कर रहे हैं फिर हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। सर 71 में P और R में बता दीजिए। 71 में P और R में डाउट है। P और R, अच्छा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये ऑक्सीजन के कारण है, तो ऑक्सीजन खींचेगा, डेल्टा प्लस आएगा इस पे, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो P विल बी बेटर देन R। ठीक है, ओके सर। ओके, और बताइए 75, 76, एनी डाउट? Sir, can you repeat the 71 explanation? 71, ओके, 71 में हमने क्या बताया? डिफरेंस बस P और R में इस वाले कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, तो इट विल नॉट, बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा हिंड्रेंस नहीं है, पूरा नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो P विल बी बेटर बेस देन R। ठीक है, ओके, टिल 75 नो डाउट्स, क्लियर करें इसको। चलो, then question number 77 to 81।
77 डाउट होगा शायद आप लोगों को। सर 79 है। 79 है, ओके। 77 हो गया। हाँ ओके। वैसे इसमें ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज वेरी हाईली एसिडिक, अनयूजुअली हाईली एसिडिक, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। ऑल्दो दिस लुक्स लाइक एन अल्कोहल, लेकिन फिर भी इसकी Ka वैल्यू क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 पे आता है। 79 which of the following has most acidic hydrogen, okay। तो ये तो सिंपल है ना, ये हो जाएगा। कार्बन के पास 3 NO2 ग्रुप है, तो ये अनायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या डाउट हुआ आपको? हेलो भव्या? हाँ सर अब समझ आ गया। समझ आ गया, ओके। और बताइए क्वेश्चन 80 81, एनी डाउट? सर 77 का एक्सप्लेनेशन बता सकते 77th का एक्सप्लेनेशन, ओके। 77th का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कुछ पार्टिकुलर हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, सम ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सेप्शनली एसिडिक। ऑर्गेनिक एसिड्स का ये ऑर्डर होता है, आप लोग ये ऑर्डर याद रख सकते हैं, ठीक है। पूरा ऑर्डर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस हल्का सा आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ये कंपाउंड सुना है सबने, क्या बोलते हैं इसको, इस कंपाउंड को? ये OH पे, फिनॉल पे, ऑर्थो और पैरा पे NO2 3 जगह लगा है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम नहीं सुना है आपने? दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक, एसिड। हाँ पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ऑल्दो दिस इज एन अल्कोहल, बट बिकॉज 3 deactivating groups, electron withdrawing groups are present at ortho and para position, तो ये this is highly acidic, ठीक है। इसके बाद हमारे जो एसिड्स आते हैं, दिस इज दिस, ये वाला जो स्क्वायरिक एसिड है, ठीक है, इसकी ऑर्डर इधर आती है, OH OH, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद आते हैं हमारे एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जब हमारे दो, एक कार्बन से 2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे अनायन बनेगा तो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा CH3NO2, ठीक है, अगर बगल में NO2 ग्रुप लगा हो। उसके बाद होता है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के बगल में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में पहले 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, सबसे खराब होगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड का रफली ऐसा ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इस ऑर्डर के बेसिस पे आप देखो, ये वाला हमारा कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है सबको? बोलो बोलो। ये वाला हमारा किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हमारे कीटोन के ग्रुप में, कीटोन मतलब ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये वाला हमारा किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आएगा हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में, ठीक है। और ये तो स्क्वायरिक एसिड सबसे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर इसमें ये हो जाएगा D, उसके बाद B, ठीक है, क्योंकि B क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दैट इज C, और सबसे खराब हो जाएगा A, दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो और देख लो। इज इट क्लियर ओइशी? Yes, sir. इसको नोट करो जल्दी से। सर इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारा चीज इसमें लॉजिकल है, आप लॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कीटोन वगैरह को तो आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक्टिव मिथाइलिन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, एक्टिव मिथाइलिन NO2 से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन रफ आइडिया आपको होना चाहिए। एग्जैक्टली में भी नहीं पूछे, लेकिन रफ आइडिया होना चाहिए। सल्फोनिक, कार्बोनिक, एक्टिव मिथाइलिन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये चीज फिर से आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, क्लियर करें इसको। जल्दी से नोट करो। ओके, इसको क्लियर करें, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी। 85। 85 के पहले किसी को कुछ डाउट? रिया, आप कुछ डाउट नहीं पूछ रही? 85 ही था। 85 ओके। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following reaction does not proceed in the forward direction? कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड है? अच्छा, दिस इज ओके। तो यहाँ पे वही आपको एसिडिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर जो था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन, ठीक है, दो एसिड्स को रिएक्ट करके, मतलब प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन कब बनता है, कब बनना ज्यादा फेवरेबल होता है? व्हेन products are more stable or less reactive than reactants। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जनरली तब होता है जब उसके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो, ज्यादा स्टेबल बने इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट बने वो लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, अगर एसिड्स की बात करें तो आवर प्रोडक्ट शुड बी weaker acid than reactant। ठीक है, जैसे इसमें हर केस में आपको यही कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना ज्यादा फेवरेबल होगा या फिर यहाँ से यहाँ ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, तो इसके बेस आपको बस स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज एक्टिंग लाइक अ एसिड and this is like a base, okay, and this is a conjugate base, ठीक है, and this is the conjugate acid। ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं these are less reactive than this thing। ठीक है, नहीं तो फिर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल होगा। रिवर्स रिएक्शन क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि हमारे अगर रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ना। हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है सबको? Does it make sense? Yes sir. Okay, so here what we have to do, you have to see which of these acids are bitter acid among this and this, which is a bitter acid। ठीक है,
amongst this and this which is a better base. ठीक है, एसिड बेस किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं. इस केस में आपको you have to see whether this is a better acid or this is a better acid. इस केस में you have to see whether this is a better acid or this is a better acid. आ गया, this is a better acid. ठीक है, तो हर एक केस में आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से. ठीक है, तो अब आपको वही ऑर्डर याद होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ थायोल. थायोल इज मच बेटर एसिड देन H2O. ठीक है, आप देख भी सकते हैं H2S हमारा क्या होगा, दिस इज बेटर एसिड देन H2O. तो थायोल विल बी बेटर एसिड देन H2S. तो ये हमारा क्या होगा, A हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा. ठीक है, देन बी में हमारा क्या है, अल्कोहल है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि अगर ये बेस की तरह एक्ट करे, H+ ले ले तो CH4 बनता है, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल. ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? हेलो, एनी डाउट्स? ओके, देन सी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं. सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड्स कौन कौन से हैं, एक अल्कोहल है और दूसरी तरफ वाटर है. ठीक है, अल्कोहल और वाटर में वाटर इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल. ठीक है, C2H5OH. तो ये रिएक्शन इसको तो इसका ऑर्डर याद रखना पड़ेगा या फिर इसको हम एनायन बना के देख सकते हैं? हाँ, H2O इसका और अल्कोहल के केस में आपको थोड़ा सा ऑर्डर, एक्चुअली देखो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत सारे चीज का मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो बहुत सारी चीजें आप कोशिश करो याद करने का. ठीक है, मतलब अच्छे से रीजन समझ लो और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट होता है दैट यू मेमोराइज. ठीक है, जैसे अल्कोहल्स के केस में ये होता है ऑर्डर, CH3OH और H2O, C2H5OH और बाकी सारे अल्कोहल्स इसके बाद आते हैं. ठीक है, सर ये अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखे तो भी नहीं, ये इंडक्टिव इफेक्ट से इस दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, H2 नहीं और सर, इन CH. दोनों को नहीं, H2O को और हाँ, इन दोनों को कर सकते हैं. ठीक है, हाँ हाँ. तो दिस इज अ बेटर एसिड. तो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा आपका, फेवरेबल नहीं होगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा. तो आंसर सी हो गया. फिर भी वेरीफाई करने के लिए डी देख लेते हैं. डी इज, दिस इज बेटर एसिड और दिस. तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर एसिड, क्योंकि हाइड्राइड आयन क्या होता है, हाइड्राइड आयन इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से हाइड्राइड आयन बनाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ बोलिए, कुछ डाउट है आपको रिया? नो सर. ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, क्लियर करें इसको. सर रुकिए. CPP हो गया सर. ओके, then next question 87 88 89 90 any doubt? सर 89. 89 सर 89 में Q ज्यादा बेसिक होना चाहिए ना? Q ज्यादा बेसिक होना चाहिए. 89 Q ज्यादा बेसिक होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? तो P के कंपैरिजन में, बस मतलब सबसे ही ज्यादा तो Q होगा. सबसे ज्यादा Q होगा. एक मिनट,
pyridine is a weak base. क्यों सबसे ज्यादा होगा? बट आंसर में पी सबसे ज्यादा है, मतलब ऑप्शन ए आंसर है। मेरे 89 में मेरे में सर्कल किया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर गलत है। 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर, अच्छा 90 में हमको पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट पहले 89 देख लेते हैं। 89 का आंसर रॉन्ग है, आप लोग करेक्ट कर लो, ये होगा आंसर, ठीक है, बी होगा। और 90 किसका डाउट है? रिया। रिया, अच्छा आप लोगों से हो गया भव्य और ये ओइशी 90 नंबर? हेलो सर हेलो। हाँ बोलिए। मेरा ए आ रहा था आंसर, बट आंसर बी दिया हुआ है। हाँ इसका बी दिया है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है, इसका आंसर रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम बताते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या क्या इफेक्ट लगाएगा? -IN + R, ठीक है। इनफैक्ट सारे ग्रुप से लगाएंगे। हैलाइड ग्रुप्स का तो आर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लेते हैं। हाँ यस, बता रहे हैं क्यों नहीं लेते हैं, बताओ। सर उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। तो हमने जो रूल पढ़ा था R is greater than H is greater than I, तो इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन इज फॉर हलाइड्स, ठीक है। हलाइड्स के केस में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस में साइज डिफरेंस आ जाता है बहुत हलाइड्स के कारण, तो इसलिए इसमें क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। समझ में आ रहा है सबको? बट अगर आप एक चीज नोटिस करो तो फ्लोरीन और कार्बन के बीच साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? कार्बन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसका 2p है कार्बन का, इसका 3p है। इसका 2p है, इसका 4p है, ठीक है। इसका 2p है और इसका क्या है? 5p है। तो इस केस में इन तीनों के लिए ये लॉजिक हमारा सही बैठता है, रेजोनेंस डोमिनेट, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, ठीक है। इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस का इफेक्ट उतना ज्यादा नेग्लिजिबल नहीं होता है जितना बी, सी और डी के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? Yes. ठीक है। ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इन केस ऑफ फ्लोरीन ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे रीजन अलग होता है, यहाँ पे रीजन साइज डिफरेंस नहीं होता है। इसके केस में वाई रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, सॉरी, वाई इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस इज बिकॉज ऑफ large electronegativity of fluorine, ठीक है। बट बिकॉज ये दोनों आपके सेम पीरियड के लिए है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी क्या होता है? इफेक्टिवली हो जाता है ठीक ठाक, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ठीक है। बट एक्चुअल ऑर्डर हमारा क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर इज फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्या होगा? स्वाइपिंग हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन में रेजोनेंस भी थोड़ा हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट सर कर अगर सकते। रेजोनेंस भी होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, रेजोनेंस से तो देगा ना, लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, इसको नोट कर लो सब कुछ।
ठीक है, इसको क्लियर करें हम। ओके, शुड आई क्लियर दिस? Yes, sir. और बताइए क्या क्वेश्चन डाउट है टिल 100? एनी अदर डाउट? 93 93 93 में क्यू सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। 93 में क्यू सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? नहीं, आर होना चाहिए, ये ज्यादा खींचेगा ना। सॉरी, एस 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 है ना। सर ये तो माइनस आर इफेक्ट शो करता है, हाँ, तो माइनस आर अच्छा है ना हमारे लिए। तो वो देगा ना। माइनस आर मतलब लेगा। हाँ सॉरी सर। Okay. और बताइए ओइशी, आपको डाउट नहीं है? सर 98 क्वेश्चन में डाउट है। 98, ओके 98, क्वेश्चन 98। ठीक है, ओके। तो इन तीनों में क्वेश्चन 98, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अच्छा, क्यू और आर में तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। क्यू और आर में क्या होगा, ये दोनों क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर खराब करेगा इसको, ठीक है। तो दोनों क्यू और आर क्या होगा, खराब हो जाएगा। और ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा तो थोड़ा अच्छा भी करेगा। तो क्यू इज ग्रेटर देन आर होना चाहिए। क्यू इज ग्रेटर देन आर इसमें है, क्यू इज ग्रेटर देन आर इसमें नहीं है, क्यू इज ग्रेटर देन आर इसमें है, क्यू इज ग्रेटर देन आर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ हमारा आंसर होगा। अब P बेस्ट है कि नहीं, या फिर Q बेस्ट है? P P हमारा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 98 का आंसर A होना चाहिए, 98 का आंसर D है। P is greater than R is greater than Q। R बेटर हो जाएगा Q से। ओके, दिस आई विल सर्च एंड टेल, ठीक है। इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मे बी आंसर इज रॉन्ग, ये भी हो सकता है। तो आई विल जस्ट फाइंड आउट एंड टेल, ठीक है। और कोई डाउट? सर चैप्टर 9 से है। चैप्टर 9, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर याद है आपको? पेज नंबर 544, मतलब बुक का पेज नंबर। 544, अच्छा बुक का पेज नंबर 544। फिर ये आपने पूरा अटेम्प्ट किया है ना? Yes, sir. ओके, 544 which question? 47. 47 which of the following is not an example of, not an example of, अच्छा ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, हाँ सी हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये एग्जाम एक्चुअली EAS करके एक चैप्टर होता है, आपने पढ़ा है क्लास 11th में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लंबा सा चैप्टर होता है, याद है कुछ? फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, और क्या होता है, ये सब कुछ कुछ याद आया? सर वो तो हेलो एल्केन्स में भी है ना। हेलो एल्केन्स में भी है, हेलो एल्केन्स में थोड़ा सा है। 11th में जनरली पढ़ाते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ। तो ये आपका नाइट्रेशन हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ EAS, ठीक है।
दिस इज एग्जांपल ऑफ फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस इज आल्सो EAS। यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो दिस इज नॉट EAS। और ये आपका क्या है, इसको शायद बोलते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। दिस इज आल्सो EAS। ये आपको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना होगा, अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था क्या? ये तो नहीं दिया था सर नहीं था। ओके ओके, और बताइए क्या डाउट है? सर 49 में डाउट है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। 49 का आंसर डी दिया हुआ है, पर वहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड एक आ जा रहा है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, तो कॉन्जुगेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? Which of the following may best be called aromatic, ठीक है। इसमें कितने कंपाउंड है? 2 2 4 6 3 3 6 7 7 4 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। may best be called aromatic, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है, पता है आपको? हाँ सर, दिस इज डेकालीन। हाइड्रोजन रिपल्शन होता है। हाँ, यहाँ पे ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो ये ऑल्दो लुक्स लाइक एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होता। सिमिलरली ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। इस कंपाउंड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आंसर सी होना चाहिए। सी नहीं है आंसर? नहीं सर, डी दिया हुआ है, डी तो हो नहीं सकता, कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। हाँ, सी होगा आंसर इसका। ओके सर। और बताओ। Exercise 2. Sorry, level 2. अच्छा, एक मिनट इसको। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर So exercise level 2, 6. Sir, लेवल ऊपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following species is not aromatic? किसका डाउट है ये? no sir, 7. 7. Which of the following is not aromatic? D वाला बता दीजिए, C और D. C or D? Which of the following is not aromatic? तो ये तो aromatic है ना, ये भी है aromatic, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है aromatic कैसे है? ओके, देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जितने कॉन्जुगेशन में है बस उसको काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन हमारे कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं है। नाइट्रोजन में, ठीक है, यहाँ पे जब हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है तो दिस इज इन्वॉल्व्ड इन कंजुगेशन इफ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। एक मिनट, गलत कर दिया। हाँ, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है देन दिस लोन पेयर इज इन कंजुगेशन। इफ दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तब हमारा वो कंजुगेशन में नहीं रहता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये कंपाउंड हो, ठीक है, इसमें दोनों ही आ गया आपका एग्जांपल के अंदर, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो ये हमारा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। कोई बता सकता है ये कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं है? तो प्लेन मतलब अलोंग द प्लेन है उसका वेरी गुड, ठीक है। ऑर्बिटल। तो इसका ऑर्बिटल हमारा क्या है, इसी प्लेन के अंदर है। ओवरलैप होने के लिए क्या चाहिए, ऑर्बिटल हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए डबल बॉन्ड के, ठीक है। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके परपेंडिकुलर होगा ऊपर, ठीक है। तो इसके बीच ओवरलैप हो सकता है, लेकिन ये क्या है हमारे प्लेन के अंदर ही है, तो इसके अंदर ओवरलैप नहीं हो सकता। समझ में आई आपको रिया? सिमिलरली pyridine जो होता है हमारा, दिस इज योर pyridine, इसके अंदर भी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन के अंदर ही। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और बताइए और क्या डाउट है? सर एक्सरसाइज 2 का 25-21 एक्सरसाइज 2 का 25-21 पेज नंबर 603। 603।
एक मिनट, तो स्क्रीन को हम क्लियर कर रहे हैं। पेज नंबर 603 हो गया। 603 मतलब 611। तो टाइप पे 611 करना पड़ेगा। हाँ 611 बोलिए, कौन सा क्वेश्चन? तो 21 और 25। 21 तो पिछले क्वेश्चन। 21 is in which of the following the dipole moment is not zero। तो डाइपोल मोमेंट हमारा इस केस में 0 होगा, इस केस में 0 होगा, इस केस में 0 नहीं होगा, इस केस में 0 नहीं होगा। बी, ए बी आंसर हो जाएगा। Sir, can you tell how to check this? हाँ सर आंसर ए और सी है, सी कैसे? सी नहीं होगा, ए और बी होगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। बी का तो हमने लास्ट क्लास में बताया था एज्यूलिन। एज्यूलिन का, हाँ। ठीक है, और यहाँ पे तो ये पोलर बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड हमारा कैसे होगा? हमने कल बताया था, ये भी आई थिंक ये O माइनस और ये प्लस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस तरह से याद है, कल बताया था ना हाँ एरोमेटिक। सर। हाँ सर तो वो इसीलिए सी कैसे होगा वो पूछना था। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन इज रॉन्ग, मतलब आंसर इज रॉन्ग। वैसे आपको क्लियर हुआ? Sir, can you tell again? ओके, व्हिच पार्ट यू हैव डाउट इन, ए पार्ट और बी पार्ट? Sir, मतलब I didn't attend that part. How to check the dipole moment? नहीं, लास्ट क्लास में हमने बस एज्यूलिन का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, एज्यूलिन इज दिस थिंग। यहाँ पे आपका जो होता है, आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके वैशी, Okay, sir. और बताओ, एनी अदर डाउट्स? 25। 25 which of the following compounds are aromatic? ठीक है, तो एरोमेटिक इन सब में से कौन कौन है? ओके ओके, ये अच्छा सी के क्वेश्चन। एरोमेटिक है। सी होगा एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा कि नीचे निगेटिव चार्ज आ जाए और ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, ये रिंग इस तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ए सर हमको एरोमेटिक, रिंग बाय रिंग चेक करना रहता है या टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? रिंग बाय रिंग। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे अगर आपने किया तो एक तरफ एरोमेटिक होगा, एक तरफ एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने किया, हाँ इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो, तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी एरोमेटिक हो गया, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पैसेज 1 का 4, पैसेज 1 का 4, पेज नंबर 615। Which of the following have maximum dipole moment? अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का ही क्या है, एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है, दूसरा तरीका है उसी को पूछने का। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करो, किस तरफ, जैसे इसको इस तरफ कर दो तो माइनस प्लस। ठीक है, तो एरोमेटिक बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इसका पाई बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने सिग्मा बॉन्ड वाले फॉर्म में ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक सेकंड तरह वाला से, क्यों नहीं होगा? कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाले के केस में एंटी एरोमेटिक बनेगा। अगर आप इसको इस तरफ घुमा दो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 4 मेंबर का एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड एनर्जी 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सर एंटी एरोमेटिक में क्या डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता? नहीं, एंटी एरोमेटिक, देखो ये कंपाउंड जो है हमारा, अभी आपको क्या करना होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो इसका अगर आपने लेटेस्ट से रेजोनेंस करा के ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, हाईली अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
तो जो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल उसमें बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, मॉलिक्यूल ज्यादा टाइम उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्पेंड करता है विच इज मोर स्टेबल. इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई ये आगे की तरफ बहुत ये बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसके जितना चार्ज नहीं होगा इसके अंदर. ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर. हाँ, और एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज नोट करने के लिए, दिस इज द कंपाउंड जिसके लिए इसका जो चार्ज स्पेशीज है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन अनचार्ज. तो रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है. बात समझ में आ रही है? देखो, जैसे ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस थिंग. ठीक है, इसका ये दूसरा स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड के साथ, ये प्लस चार्ज के साथ. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, although this is charged, this is going to be the most stable resonating structure. Is it clear? यस सर. तो ये ध्यान देना, अगर कहीं भी एरोमेटिसिटी आ जाए तो बाकी सारा फैक्टर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइड हटा देना. ठीक है, ओके. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, can you go back to the 25th question once? 25th question, one second. 25th, this one, this one. Yes, sir. Sir, why is it breaking like that? How to understand where the positive charge and negative charges are going? हाँ, वो ब्रेक इस तरह से करेगा कि कुछ एरोमेटिक बन जाए. ठीक है, अगर एरोमेटिक बन रहा है तो आप ब्रेक करिएगा, और इस तरह से ब्रेक कराइएगा कि एरोमेटिक बन जाए. ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग में जब पॉजिटिव चार्ज होता है तब एरोमेटिक बनता है, 4 मेंबर्ड रिंग में आप काउंट करके देख लीजिएगा. ठीक है, Yes. एनी अदर डाउट, एनीवन? ओके, तो चलो ठीक है, तो हम अगले क्लास के लिए हम आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और हाँ, 1 सेकेंड, हाँ, लास्ट क्लास में हमने जो शीट दिया था ये वाला, इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बाकी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए वो आप लोग एक बार फिर से अटेम्प्ट करिएगा. टुमारो विल स्टार्ट द क्लास विद दिस डिस्कशन. ठीक है, ओके, चलो ठीक है. हाँ बोलिए. Sir, 26th question. 26th question, which of the following gives, ओके, ये कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, कल वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे उसके साथ. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सर बोलिए, कुछ पूछना है? सर कल क्लास है? कल शेड्यूल में है क्या? इस तरह देखना पड़ेगा. हाँ सर, कल है. हाँ, तो शेड्यूल में है तो होगा. ठीक है, यस सर. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आप लोग लीव कर दो, बाकी लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग.